1905 से 1920 तक का सफर भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं से बचने और केवल भारतीय निर्मित उत्पादों का उपयोग करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वीओ चिदंबरम पिल्लई जैसे नेता शामिल थे। इस दौरान शिक्षा को लेकर भी अलख जगी। अब आगे। मिंटो मार्ले के सुधारों के फलस्वरूप अब भारतीयों को कुछ अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। सरकार गुणात्मक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील थी और विद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करती जा रही थी। उसी समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिनसे भारतीयों में राष्ट्रीयता की एक तेज लहर दौड़ गई थी और उन्हें नई प्रेरणा मिली थी। सन 1905 ईस्वी में फारस में स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना हो चुकी थी तथा चीन और टर्की के आंदोलन भी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे थे। रूस और जापान के युद्ध में जापान को सफलता मिली थी। यह सिद्ध हो गया था कि एशिया की सभ्यता संसार में किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं। भारतीय इन विजयों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि भारत भी सब कुछ करने में समर्थ है। जिस समय जापानी शिक्षा प्रणाली के प्रति ऐसा अनुराग उत्पन्न हो चुका था, उसी समय कलकत्ता में सरकार की ओर से जापान की शिक्षा प्रणाली नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इन भावनाओं ने भारतीयों के मन में उथल पुथल मचा दी और वे भी भारतीय शिक्षा के सुधार की मांग करने लगे। इसके अतिरिक्त उस समय बंगाल विभाजन आंदोलन भी अपनी चरम सीमा को छू रहा था। आंदोलन का प्रभाव अब भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की लहर बड़े वेग से बह रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब औद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। भारतीयों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो। दोनों प्रकार की शिक्षा की पूर्ति के लिए बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नाम की एक संस्था स्थापित की। इस राष्ट्रीय परिषद ने शिक्षा के लिए एक व्यापक, उदार एवं जीवनोपयोगी शिक्षा की रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक के सभी प्रश्नों पर ध्यान दिया गया। इसमें सुधार करने की इच्छा प्रकट की गई। शिक्षा परिषद ने कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज का निर्माण कराया और अरविंदो इसके प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जो आगे चलकर जादवपुर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता गुरुदास बनर्जी, डा रविंद्रनाथ ठाकुर तथा रास बिहारी घोष थे। इन लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बहुत सा धन एकत्रित हो गया और संपूर्ण बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें मातृभाषा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। देश के अन्य प्रांतों में भी इसी प्रकार की शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया गया और अब भारत के पुनरुत्थान की आशा दिखाई पड़ने लगी। मुस्लिम लीग की स्थापना जिस समय देश में ऐसी परिस्थितियां काम कर रही थी, उसी समय यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए कुछ मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस लीग को पनपने का अवसर भी अच्छा मिल गया क्योंकि लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारी लॉर्ड मिंटो ने आते ही हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयत्न किया। उसने सांप्रदायिकता का विनाशकारी बीज बो दिया। इस विषैली नीति के कारण मुसलमानों ने अपने लिए अलग स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग की। मित्रों, आज देश में गरीब बच्चों को निजी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 लागू कर रखा है। लेकिन बड़ौदा के महाराज ने सन 1906 ईस्वी में अपने संपूर्ण राज्य में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का श्री गणेश कर दिया था। अन्य राज्यों की भी जनता उत्सुक हो उठी।
16 मार्च सन 1910 ईस्वी को गोखले ने इंपीरियल परिषद में प्रस्ताव रखा कि परिषद चाहती है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए। राजकीय और गैर सरकारी अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त किया जाए जो इस संबंध में निश्चित प्रस्ताव उपस्थित करे। गोखले ने प्रस्ताव रखा कि उन क्षेत्रों में जहां 33% लड़के पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 10 वर्ष तक के लड़कों के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी जाए। जहां तक व्यय का संबंध है, वहां जितना रुपया जनता दे उसका दुगुना सरकार दे। गोखले ने यह भी सुझाव रखा कि बजट में यह भी बताया जाए कि शिक्षा में कितनी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त गोखले ने यह भी प्रस्ताव रखा कि शिक्षा के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाए। इस प्रस्ताव को देखकर सरकार ने बड़े बड़े आश्वासन दिए। अतः गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत का श्री गणेश करने के लिए गोखले ने 16 मार्च सन 1911 को अपना विधेयक रखा। अभी तक प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बहुत कम हुआ था। इसीलिए गोखले ने यह प्रस्ताव रखता था कि जिन क्षेत्रों में बालक और बालिकाएं पहले से ही अधिक संख्या में स्कूल जाते हों, वहां यह नियम लागू किया जाए। इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार स्थानीय बोर्डों को भी होगा, परंतु उनको पहले से ही सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अब 6 से 10 वर्ष के बच्चों को पाठशाला भेजना अनिवार्य कर दिया गया और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता था। स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक व्यवस्था के लिए शिक्षा कर लगाया गया तथा वे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकती थी। इस प्रकार गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखकर सरकार से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया। परंतु दुर्भाग्यवश यह विधेयक भी पास न हो सका, क्योंकि जब इस पर वोट लिया गया तो केवल 13 वोट पक्ष में और 38 विपक्ष में आए। उस दौरान सरकार ने कहा कि यह योजना समय से आगे की है तथा शिक्षा को अनिवार्य बनाने में अन्य कठिनाइयां भी हैं। स्थानीय संस्थाएं इसके लिए कर नहीं लगा सकती हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। प्रांतीय सरकारें इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। सर हार्टकोट बटलर ने कहा कि भारत ऐसे सुधारों के लिए तैयार नहीं। परंतु जब गोखले ने अपनी बुद्धि से इन सभी तर्कों को काट दिया तो सरकार के समक्ष इधर-उधर की निराधार बातें कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इस प्रकार पराजय होते हुए भी यह भारतीयों की एक विजय थी। सन 1912 में सीमांत प्रांत में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश कर दिया गया। सन 1916 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा प्रांत में भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा कानून पास किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि यह नगर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू हो सकता था, परंतु स्थानीय संस्थाएं 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए ही अनिवार्य शिक्षा जारी कर सकती थी। पंजाब में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नियम बना, परंतु केवल बालकों के लिए यह कानून था। बंगाल में भी इसी वर्ष अनिवार्य शिक्षा नियम बना। मद्रास में सन 1920 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा कानून पास हुआ, परंतु वहां का कार्य धन्य प्रांतों से अच्छा और व्यापक था। यह कानून पूरे प्रांत के लिए तथा बालकों एवं बालिकाओं दोनों के लिए था। मध्य प्रांत में भी सन 1920 में अनिवार्य शिक्षा नियम बना। इस तरह लगभग सभी प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा के नियम बन गए। शिक्षा नीति पर प्रस्ताव एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स गद्दी पर बैठे। इसके थोड़े ही दिनों पश्चात 12 दिसंबर सन 1911 को सम्राट और सम्राज्ञी भारत आए और दिल्ली में एक शानदार जलसा किया गया। दिल्ली दरबार में भारतीय शासन में अनेकों परिवर्तन किए गए। कई प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। बंग विच्छेद को मिटाकर पुनः संयुक्त कर दिया गया और भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया। गोखले के विधेयक को देखकर सरकार समझ चुकी थी कि उसे अपनी नीति को बदलने की आवश्यकता है। अतः शिक्षा की दशा का पूर्ण अध्ययन करने के हेतु 21 फरवरी सन 1913 को सरकार ने शिक्षा नीति पर अपना प्रस्ताव पास किया।
जिसकी मुख्य सिफारिशों में कहा गया कि विश्वविद्यालयों में विस्तार किया जाए और लगभग हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने का अधिकार इनसे ले लिया जाए। शिक्षण कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अधिक जोर दिया जाए। विश्वविद्यालयों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय होना चाहिए। अध्यापकों की पदोन्नति, पेंशन, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाए। दीक्षित अध्यापकों को कम से कम 12 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। सन 1917 ईस्वी तक यूरोप में शांति स्थापित हो चुकी थी। उस समय तक शिक्षा में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे और उनका सुधार आवश्यक था। युद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार ने एक छोटा किंतु अत्यंत शक्तिशाली आयोग नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष सीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल सैडलर नियुक्त हुए। कहा जाता है कि सर आशुतोष मुखर्जी ने कमीशन को बहुत प्रभावित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग की बहुत सी सिफारिशें उनके ही मतानुसार की गईं। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। विश्वविद्यालयों में प्रवेश की योग्यता इंटरमीडिएट शिक्षा रखी जाए, न कि हाई स्कूल। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाए। इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जाए और इनको कुछ विशिष्ट हाई स्कूलों से संलग्न रखा जाए या इन्हें स्वतंत्र रूप में संचालित रखा जाए। 3. इन कॉलेजों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षकों के प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग तथा कृषि और चिकित्सा की शिक्षा दी जाए। प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड का संगठन किया जाए। इन बोर्डों की प्रबंध समिति में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, विश्वविद्यालय तथा सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए। जहां तक संभव हो सके इन बोर्डों को शिक्षा विभाग के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं ही रखी जाएं। इंटरमीडिएट बोर्ड के निर्माण की सिफारिश करने का उद्देश्य केवल यही था कि विश्वविद्यालय इनके भार से मुक्त हो जाएं और अपना ध्यान उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य की ओर लगा सकें। इन सुझावों के पश्चात आयोग ने मुख्य उद्देश्य को लिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय की परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन किया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का आकार और प्रकार बहुत बड़ा हो गया है। उससे संबद्ध कॉलेजों की संख्या तथा इन कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। अतः कलकत्ता विश्वविद्यालय इनका ठीक प्रबंध करने में असमर्थ है। विश्वविद्यालयों के नियम इतने कठोर हैं कि इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। ऐसी दशा में वे अपनी इच्छानुसार कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षा दृष्टिकोण से हानिकर है। अतः उनको कुछ स्वतंत्रता दी जाए और उनके नियम कुछ लचीले किए जाएं। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अधिक अधिकार दिए जाएं। बीए का कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाए और योग्य छात्रों के लिए ऑनर्स कोर्स की व्यवस्था की जाए। प्रोफेसर तथा रीडरों की नियुक्ति बाहरी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित एक समिति द्वारा की जाए। एक वैतनिक उपकुलपति नियुक्त किया जाए। विश्वविद्यालयों के छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा संचालक नियुक्त किया जाए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक बोर्ड का निर्माण किया जाए, जो स्त्रियों के लिए उपयोगी विषयों को ध्यान में रखकर एक अलग पाठ्यक्रम तैयार करे। उनके लिए चिकित्सा शिक्षा तथा अध्यापिका बनने की शिक्षा का प्रबंध करे। सहशिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। आयोग ने बताया कि दीक्षित अध्यापकों का अभाव है, अतः अधिक संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इंटरमीडिएट तथा बीए के पाठ्यक्रम में शिक्षा एक विषय रखा जाए। ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग का निर्माण किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। आयोग ने बताया कि भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा का सर्वथा अभाव है।
इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालयों की शिक्षा उन्हीं पर आधारित है और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक और प्रौद्योगिक शिक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। सन 1918 ईस्वी में बंबई का पहला कानून, जिस समय देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग चल रही थी, उस दौरान विट्ठल भाई पटेल ने बंबई प्रांत में नगर पालिका के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से प्रांतीय बारह सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जो संयोगवश पास हो गया और सन 1918 ईस्वी में बंबई प्राइमरी एजुकेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु यह पटेल विधेयक के नाम से यह अधिक प्रसिद्ध है। इस एक्ट के तहत 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू होगी तथा यह शिक्षा निःशुल्क होगी। इस अवधि में छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, क्योंकि सभी लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने की आशा से उच्च शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। अतः छात्रों की इस बढ़ती हुई संख्या की मांग पूरी करने में वर्तमान स्कूल समर्थ न हो सके। उधर कर्जन की गुणात्मक नीति के कारण संख्यात्मक वृद्धि में अनेक बाधाएं आ पड़ी थी। मान्यता प्राप्त करने के नियम बड़े कड़े कर दिए गए थे, परंतु फिर भी सन 1921 ईस्वी तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई। भारतीय शिक्षा आयोग के आदेशानुसार माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तथा प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की गई। सन 1905 से 21 ईस्वी तक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में परीक्षार्थी सम्मिलित होने लगे तथा कुछ व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया गया। सन 1912 ईस्वी तक भारत में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कुल 15 प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण हो सका था। सन 1921 से 22 ईस्वी में 13 प्रशिक्षण विद्यालय ऐसे थे जो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाने की शिक्षा प्रदान करते थे। वास्तव में इस ओर ध्यान देने का अधिक श्रेय लॉर्ड कर्जन को है। सन 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात सन 1916 ईस्वी तक 30 वर्ष में अन्य कोई विश्वविद्यालय न निर्मित हुआ, परंतु कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ी। सन 1910 ईस्वी तक इनकी संख्या 185 पहुंच गई थी। ये कॉलेज कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद तथा पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। सन 1913 ईस्वी के सरकारी प्रस्ताव में भी विश्वविद्यालयों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया था। इन तमाम कारणों से सन 1916 ईस्वी के पश्चात 5 वर्षों में 7 नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। सन 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। यह विश्वविद्यालय बिहार और उड़ीसा की आवश्यकताएं पूरी करता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी को काशो हिंदू विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। जिस प्रकार बनारस विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता महामना मदन मोहन मालवीय है, उसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खां। यह विश्वविद्यालय एंग्लो मोहम्मडन स्कूल का विकसित रूप है। अवध के राजाओं और तालुकेदारों ने मिलकर लखनऊ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयत्नों से प्रेरित होकर संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर हार्टकोट बटलर ने सन 1920 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय की नींव डाली। इसके लगभग सभी नियम वही थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे। यह पूर्ण रूपेण आवासीय विश्वविद्यालय है। ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। सन 1916 में दिल्ली में नारियों के लिए लेडी हार्डिंग कॉलेज नामक मेडिकल कॉलेज तथा पूना में नारियों के लिए SNDT विद्यालय खोले गए। वहीं सन 1913 ईस्वी के प्रस्तावों के फलस्वरूप सन 1917 ईस्वी के अंत तक लगभग सभी प्रांतों में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,
आसाम तथा सीमांत प्रांत में बोर्ड स्कूलों का निर्माण हो गया। परंतु बंगाल, उड़ीसा और मद्रास में ऐसे विद्यालय विकसित न हो सके, क्योंकि वहां अधिकांशतः व्यक्तिगत विद्यालयों का जोर था। विश्वविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था सन 1921 ईस्वी तक भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 18 हो गई, जिनमें 5 विश्वविद्यालय शिक्षण की व्यवस्था करते थे तथा 6 विश्वविद्यालय कॉलेजों को संबद्ध करते थे। 7 विश्वविद्यालय शिक्षण और संबद्धीकरण दोनों की व्यवस्था करते थे। जिस कॉलेज को संबद्धता दी जाती थी, उसके लिए भी विश्वविद्यालय ही शिक्षण की व्यवस्था करते थे। शिक्षा विभाग सन 1887 ईस्वी की सेवा आयोग नीति के कारण भारतीय शिक्षा सेवाओं (IES) पर यूरोपियनों का पूर्ण अधिकार हो गया था। IES अधिकारियों की नियुक्तियां भी IC0S की भांति इंग्लैंड में हुआ करती थी। इन पर अधिकांश अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। ऐसी दशा देखकर भारतीयों ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फलत 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव ने कहा कि सरकार की नीति भारतीय प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक संबद्ध करने का है। सरकार ने अपनी सन 1887 की नीति को त्याग दिया और अब भारतीय शिक्षा सेवा में भारतीय भी नियुक्त होने लगे। सन 1918 ईस्वी में भारतीय शिक्षा विभाग का पुनर्संगठन हुआ और इसमें यूरोपीय और भारतीयों की 50 से 50% संख्या निश्चित हो गई। भारतीय शिक्षा सेवा के पदों की संख्या में 33% वृद्धि कर दी गई और इन पदों पर प्रांतीय सेवा के पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि लोगों का जीवन अच्छा ही और वे दूसरों को बच्चों तरह रहने में सहायता दें। इसके लिए याचिक समस्या का समाधान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। इस बात पर तो सभी सहमत थे। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उनके विचार में यह शिक्षा प्रारंभ से ही बालकों को स्वावलंबी बना सकती थी। बेसिक शिक्षा से गांधी जी के अनुसार बालक अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकेंगे तथा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बंगाल में गुरुदास बनर्जी ने सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन बंगाल का निर्माण किया था। सन 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया गया कि समस्त देश में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन किया जाए जो भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सके। यह आंदोलन अधिक दिनों तक न चल सका क्योंकि बंग विभाजन रद्द कर दिया गया। आंदोलन समाप्त होते ही राष्ट्रीय शिक्षा की भावनाएं भी समाप्त हो गईं। नागपुर कांग्रेस में भी सन 1920 ईस्वी में यह प्रस्ताव रखा गया। छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने सराहनीय कार्य किए। उन्होंने सबका पथ प्रदर्शन किया और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग की। यद्यपि यह हो न सका। ऐसे छात्रों की बढ़ती हुई संख्या देखकर मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय स्थापित कर तरकारी विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रेरणा से 4 माह के अंदर ही बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना हुई। भारत सरकार ने सन 1917 से 1922 ईस्वी की शिक्षा प्रगति के संबंध में अपनी 5 वर्षीय रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत काफी हो गई थी। हरिजनों की शिक्षा। हरिजनों के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया था। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और महात्मा फूले ऐसे समाज सुधारक इनकी दशा सुधारने में व्यस्त थे। इस समय तक ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने हरिजनों के सामाजिक स्तर को काफी उठा दिया था। छुआछूत का भेद मिटने लगा था। सन 1902 से 21 ईस्वी की अवधि में हरिजन शिक्षा के पक्ष में जोरदार आंदोलन प्रारंभ हो गया था और इस आंदोलन को उत्तम वातावरण भी प्राप्त होता गया।
गोपाल कृष्ण गोखले ने हरिजनोद्धार के लिए भारत सेवक समाज स्थापित किया था। सन 1914 ईस्वी में अमृतलाल ठक्कर ने अपना जीवन ही हरिजन सुधार के लिए उत्सर्ग करने का संकल्प किया था। हरिजनों के लिए विट्ठल रामजी शिंदे ने कुछ कम काम नहीं किया। इन्होंने इनके लिए दलित वर्ग सुधार सभा का निर्माण किया। इसी समय महात्मा गांधी इस क्षेत्र में आए। उन्होंने बताया कि हरिजनों को अलग करके देखने से अहित ही हो सकता है, कल्याण नहीं। वे भी हमारे भाई हैं और उन्हें भी वही अधिकार हैं जो हमें है। महात्मा गांधी के विचारों से हरिजनों की एक नवीन प्रेरणा मिली और वे जग गए। सन 1617 ईस्वी तक कांग्रेस राजनीतिक संस्था थी। वह समाज सुधार संबंधी कार्य करना अपने क्षेत्र के बाहर समझती थी, परंतु अब समाज सुधार भी उसका एक मुख्य कार्य हो गया। सन 1922 ईस्वी में हरिजनों को लेकर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने बारदोली में एक प्रस्ताव भी पास किया। व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अतिरिक्त बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर के महाराज साहू छत्रपति के नाम भी हरिजन शिक्षा इतिहास में अमर रहेंगे। बड़ौदा के महाराज ने अपने राज्य में सन 1883 ईस्वी में हरिजनों के लिए 18 विशेष प्रकार के विद्यालयों का निर्माण कराया। योग्य हरिजनों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य बहुत सी सुविधाएं प्रदान की। डॉ.बी.आर. अम्बेडकर तथा विट्ठल रामजी शिंदे को इतनी उच्च शिक्षा इन्होंने ही दिलाई थी। कोल्हापुर के महाराज ने हरिजनों के लिए अपने राज्य के सभी स्कूलों में प्रवेश को आज्ञा दे दी। उनके लिए किसी प्रकार की रोक न थी। अध्यापकों को आदेश दे दिया गया था कि वे हरिजनों के साथ भी वही व्यवहार करें जो अन्य छात्रों के साथ करते हैं। हरिजनों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश और सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सर्वप्रथम मद्रास की सरकार ने सन 1919 से 1922 ईस्वी में कई आदेश जारी किए। सरकार ने कहा कि हरिजन बच्चों को वे ही सुविधाएं हैं जो अन्य छात्रों को, और इनके साथ किसी प्रकार की भिन्नता का व्यवहार न किया जाए। सन 1922 से 23 ईस्वी में बंबई सरकार ने भी ऐसी ही आज्ञाएं जारी की और यह भी कहा कि हरिजन छात्रों के साथ भेदभाव प्रकट करने वाले स्कूलों की आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी तथा उनकी मान्यता छीन ली जाएगी।